तो आज हम लोग इसके संभवतः ये आखिरी लेक्चर होंगे जहां पर आपको कोऑर्डिनेशन मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये पूरी की पूरी लेक्चर जो लगभग आपको जिसमें हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ लिए, वीवीटी पढ़ लिए, उसके बाद इसके कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उसमें किस तरह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को निकालते हैं, किस तरह से ऑक्टाहेड्रल निकालते हैं। तो ये जो भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कंसेप्ट है, इसमें हम लगभग आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। आज हम लोग सिर्फ इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ड्रॉबैक पढ़ेंगे और लास्ट में इन दोनों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी सीएफटी और वीवीटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आखिरी लेक्चर है। आखिरी आज ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएंगे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो चूंकि हम ये सब चीजें हम लोग चूंकि पहले से पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़े थे कि अगर मान लीजिए कि अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू, इफ पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन स्प्लिटिंग एनर्जी, तो क्या था इसमें लिख लो, द इलेक्ट्रॉन विल नॉट पेयर अप एंड कॉम्प्लेक्स विल बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है वह वीक फील्ड लिगेंड्स होता है। ठीक है, दूसरा, इफ डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पी, तो ये क्या होगा, इसमें लिख लो, द इलेक्ट्रॉन विल प्रीफर टू पेयर अप, द इलेक्ट्रॉन विल प्रीफर टू पेयर अप एंड देन कॉम्प्लेक्स विल बी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब हाई फील्ड लिगेंड्स या हाई फील्ड कॉम्प्लेक्स। तो हाई फील्ड कॉम्प्लेक्स या लो फील्ड कॉम्प्लेक्स की कहानी पर हम लोग पढ़े थे कि याद होगा आपको कि ऐसी स्थिति में जो वीक लिगेंड्स क्या कहते हैं, वीक लिगेंड्स फील होता है उसको हम लोग हाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जो हाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसी को हम लोग आगे चल के नाम देते हैं, एक दूसरा नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और इसी को हम लोग कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड, या इसी को हम लोग कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आप एक काम करिए, लिख लीजिए नीचे, कॉम्प्लेक्स विथ वीक फील्ड लिगेंड आर कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स आर कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स which are paramagnetic and strong field ligands are called low spin complex is called diamagnetic, is called diamagnetic। जैसे में CONH3 का होल 6 3+ और COF6 का होल 6 3+, दोनों को अगर गौर से देखें तो दोनों के पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। मतलब आप जब इलेक्ट्रॉन को दिखाओगे तो ये कंसेप्ट होगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3, भाई 6 हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहां पर है कोबाल्ट 3 है। कोबाल्ट 3 के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में। तो यहां पे 3 हो गया और ये 4 और एक क्या 5, और दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है 6। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब कि यहां पर इनके बीच का जो एनर्जी होगा, चेंज इन एनर्जी जो होगा वह स्मॉल होगा। मतलब ये कैसा स्पिन बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और जरा बताना, जब यह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या पाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा मैग्नेटिक। लेकिन जैसे यहां पर F6 आता है तो इसकी स्थिति में जो स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाई हो जाती है। जैसे ये वैल्यू हाई होती है या लार्ज वैल्यू होती है इसको कह सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सारे पेयर करेंगे। तो यहां से जो होता है उसको हम लोग कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा नेचर का होता है, डाया मैग्नेटिक।
क्यों डायमैग्नेटिक होता है? क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह पेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कंसेप्ट याद कर सकते हैं कि जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है और जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पाए जाते हैं और लो स्पिन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए वो जो होता है वह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाता है और ये वीक फील्ड लिगेंड बनाता है। ठीक है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू वीक फील्ड लिगेंड्स हम पढ़ा चुके हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इस कंसेप्ट को। ठीक है, तो आप इसका एग्जांपल बना लीजिए। अर्थात ऐसे कंडीशन में हमारे पास जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है उसमें पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है और जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है उसमें कौन सी एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में जो एनर्जी गैप अगर इस तरह से अगर कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा, जैसे मैं एग्जांपल दे COF6 3-, ठीक है, अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है D6, अगर इसका हम डेल नॉट की वैल्यू देखें और ये P, डेल नॉट मतलब चेंजिंग एनर्जी और ये है पेयरिंग एनर्जी, और ये स्पिन बताया जाए कि हाई होगा कि लो स्पिन होगा। ठीक है, तो बताइए D6 होता है, इसकी वैल्यू करीब आती है 13,000, इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर 1 और ये होता है, इसकी भी होता है Cm-1। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि ये जो या जब आप पढ़ेंगे कि दोनों के बीच की जो एनर्जी होती है उससे हम लोग आगे चलकर पढ़ते हैं डेल्टा E इक्वल टू होता है Sc/λ। ठीक है, तो यहां पे जो हमारे पास या एनर्जी हम लोग निकालते हैं Cm-1 या Cm-1, तो ये इसकी जो वैल्यू होती है करीब करीब 21,000 होती है। तो P की वैल्यू ज्यादा है और डेल की वैल्यू क्या है, कम है, तो ऐसी स्थिति में कैसा स्पिन होगा, ये हाई स्पिन होगा। उसी तरह से CONH3 का होल 6 3+, ये भी होता है आपका D6, तो इसमें इसकी वैल्यू जो होती है वो 23,000 होती है और इसकी वैल्यू जो होती है वो 21,000 होती है। यहां इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, FeH2O का होल 6 2+ कैसा है, D6 है, D6 होगा तो इसकी वैल्यू होती है वो 104,000 और 10,400 और इसकी वैल्यू होती है 17,600। तो ये वैल्यू ज्यादा है तो कैसा होगा, ये हाई स्पिन। P की वैल्यू ज्यादा है, हाई स्पिन, और यही FeCN6 4-, ये भी होता है D6, इसकी वैल्यू होती है 32,850 और इसकी होती है 17,600। तो अब यहां P की वैल्यू कम हो गया, स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो गया, तो ये कैसा होगा, लो स्पिन का। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं P और डेल नॉट से कि वह हाई स्पिन होगा कि लो स्पिन होगा। ठीक है, तो ये हो गई पहली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब अगला टॉपिक है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो इसमें क्या होता है कि कौन कौन से फैक्टर डिफाइनिंग होते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का। उसमें सबसे पहला आता है नेचर ऑफ लीगेंड्स, नेचर ऑफ लीगेंड। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप याद रखेंगे इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज कहां पे है, चैप्टर नंबर 4 जब हम स्पेक्ट्रो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रो पढ़ाते हैं, वहां पर भी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज किया गया है। इसलिए आप इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये क्या कहेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो कहते हैं, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, ये एक ऐसे फैक्टर के रूप में काम करता है जो लिगेंड्स उसके साथ अटैच्ड होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि जो लिगेंड्स के पास जितना अच्छा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, यानी कि खासकर इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा पाया जाएगा, वह एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो जो इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होता है उसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के रूप में काम करता है और उसी के आधार पर चूंकि जितने भी ये लिगेंड्स होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स के रूप में काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे लिगेंड्स होते हैं पॉइंट चार्ज के रूप में काम करते हैं। तो जो लिगेंड्स के पास पाई बॉन्ड होता है वो लिगेंड्स काफी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के रूप में काम करते हैं, जैसे में CN हो गया, CO हो गया,
NO2 हो गया, तो इसके पास पाई बॉन्ड होते हैं, और जिनके पास पाई बॉन्ड होगा वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के रूप में काम करेगा, और उसके धीरे धीरे उसके बाद उसके रिएक्टिविटी के आधार पर उसकी लिगेंड्स की वीकनेस क्या करती है, घटती जाती है। अब हम उसका ऑर्डर लिख देंगे, तो आप एक काम करो, इसमें पॉइंट करके लिखो, स्मॉल लिगेंड्स कैन कॉज ग्रेटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बिकॉज small ligands can cause greater crystal field splitting because they can approach the metal ion closely. For example, fluoride ion can cause greater splitting and gives higher H naught value than large chloride ion and bromide ion. मतलब कि मेटल जो होगा वो फ्लोराइड जो होगा इससे क्लोज होगा, तो ऐसी स्थिति में इसके बीच में स्ट्रॉन्ग फिगर लिगेंड्स काम करेगा। लेकिन अगर क्लोराइड होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो ऐसी स्थिति में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होगा वो कम होगा, क्योंकि करीब होगा तो काफी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगा, और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो अटैचमेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट पे लिखो, द लिगेंड्स कंटेनिंग इजिली पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन पेयर will withdraw more closely to the metal ion and cause greater splitting तो कहा कि जो अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है वो जो होता है वह आसानी से क्या कर सकता है, उसके साथ अटैच हो सकता है और अधिक से अधिक मात्रा में स्प्लिटिंग एनर्जी दे सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखिए, द लिगेंड्स विच हैव greater tendency to form multiple bond such as Cn minus and O2 minus cause greater crystal field splitting. High crystal field splitting produced by Cn minus ion ligands because having pi bonding in metal. हो गया, और चौथा पॉइंट में लिखिए, द फॉलोइंग पैटर्न आर इंक्रीजिंग सिग्मा डोनेटिंग ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्व, सिग्मा डोनेटिंग ऑब्जर्व मतलब कि सिग्मा के लिए सबसे पहले हैलाइड, उसके बाद थोड़ा सा ऑक्सीजन डोनर क्योंकि इसके पास लोन पेयर ज्यादा होता है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन डोनर, और फिर लास्ट में आता है कार्बन डोनर्स, क्योंकि यहां पे जो होते हैं वह सिग्मा क्या कहते हैं, पाई। अब यहां पे इनके बीच में धीरे धीरे क्या आने लगते हैं, अब सिग्मा बॉन्ड भी आने लगते हैं, सिग्मा बॉन्ड साथ पाई बॉन्ड भी आने लगते हैं, तो दोनों कंसेप्ट हम लोग मिलेंगे। अभी आगे हम ऑर्डर भी लिख देंगे कैसे। अगर मान लीजिए कि यहां पर CrCl6 है कॉम्प्लेक्स, ये आपका मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्सेस है, ये आपका लिगेंड्स हैं, और ये आपके पास डोनर एटम्स हैं, और ये आपका स्प्लिटिंग एनर्जी है। ठीक है, अब देखो CrCl6 है, तो CrCl6 3 माइनस, यहां पर डोनर कौन सा होगा, हमेशा लिगेंड्स डोनर होता है, क्योंकि लिगेंड्स अपना लोन पेयर मेटल को देता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर डोनर क्या होगा, लिगेंड्स कौन है, क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर लिगेंड्स है क्लोराइड, तो डोनर कौन सा होगा, Cl माइनस, या क्लोराइड जो होगा डोनर होगा। इसकी वैल्यू होती है करीब करीब 13,640 Cm-1। डाटा आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार CrF6 3 माइनस, यहां पे लिगेंड्स कौन सा है, फ्लोराइड आयन, डोनर कौन सा है, फ्लोराइड, वैल्यू होता है 15,200। ठीक है, CrH2O का होल 6 3 प्लस, लिगेंड्स कौन सा है, H2O। अब इसमें डोनर कौन सा होगा, ऑक्सीजन जो होता है वह हाइड्रोजन से अटैच्ड होता है, अब इसके पास होता है वो लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर वाला क्या होता है, मेटल को डोनेट करता है, तो मतलब डोनर कौन सा होगा, ऑक्सीजन, वैल्यू होता है 17,830। ठीक है, उसी प्रकार CrNH3 का होल 6 3 प्लस, लिगेंड्स हो गया NH3, डोनर कौन सा होगा, नाइट्रोजन, यहां पर होता है 21,600। ठीक है, उसी प्रकार CrEn का होल 3
इथाइलिन, यहां पर ईएन जो होता है नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड होता है 3+, तो यहां पर डोनर तो है नाइट्रोजन, और ईएन लिगेंड्स नाइट्रोजन डोनर, और यहां पे क्या होता है 21,900, और CrCN का होल 6 3+, यहां पे जो कार्बन होता है वो लिगेंड्स के साथ जुड़ा रहता है, तो मतलब डोनर कौन हो गया कार्बन, यहां होता है 26,280। तो देखो तो सबसे हैलाइड, फिर उसके बाद ऑक्सीजन डोनर, फिर नाइट्रोजन डोनर, और लास्ट में कार्बन डोनर। तो ये इसका ऑर्डर हमको मिलता है। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो आप एक इसको बना लिए, नीचे लिखिए द लिगेंड्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। द लिगेंड्स आर अरेंज इन increasing order of crystal field splitting is given, crystal field splitting, this order is called spectrochemical series, spectrochemical series। तो आपको सिर्फ सीरीज याद रखना है, ठीक है, आप याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सीरीज आपको लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम इस सीरीज को दोबारा फिर से लिखेंगे कहां पे, जब हम पढ़ाएंगे क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम, जहां पे चैप्टर नंबर 3 है, वहां आपको पढ़ना है। तो I-, Br-, Cl-, F-, OH-, ठीक है, आप बॉन्ड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद OH2-, ऑक्जेलिक एसिड, वहां पर फिर आपका H2O-, EDTA, उसके बाद फिनाइल और NH3 का करीब करीब बराबर होता है, फिर उसके बाद इथिलीन, फिर डाइफिनाइल और ऑर्थोफिनाइल करीब करीब बराबर होता है, फिर NO2-, फिर उसके बाद CN-, और सबसे ज्यादा CO। ये आप ऑर्डर को ज्यादा रखेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है, और ये जो होता है वह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है। तो आपको याद क्या रखना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स। बीच के ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते, अधिकतर आपको या तो वीक फील्ड लिगेंड्स पूछेंगे, आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक फील्ड लिगेंड्स, तो आपको कोई फुल राइट दे देगा, ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स याद रखना है, ठीक है। तो ये है आपका पहली कहानी। अब दूसरा डालो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, दूसरा पॉइंट कौन फैक्टर इफेक्ट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। तो कहते हैं कि जो भी सीक्वेंस हमारे पास दिए जाते हैं, तो क्या कहते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू जो होती है वह ज्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है उससे उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या करती है, वह बढ़ती जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दें, आपको मान लीजिए कि हमारे पास अगर मेटल आयन दे दें, ठीक है, मेटल आयन ऑक्सीडेशन स्टेट डेल नॉट की वैल्यू, ठीक है, या ऑक्सीडेशन स्टेट डेल नॉट की वैल्यू, गौर समझना। मान लीजिए अगर वैनेडियम है, तो वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 2 होता है तो उसकी वैल्यू होती है करीब 11,800, और वहीं पर अगर 3 पे होती है तो वैल्यू होता है 18,000। तो वैल्यू क्या हो गया, इसका ज्यादा होगा। उसी तरह से आपका क्रोमियम है, +2 पर काम करता है 13,900 पर, और 3 पर होता है 17,830 पे, ठीक है। जैसे क्रोमियम के बाद मैग्नीज होता है, +2 पे 7800, 3 पर काम करता है 21,000 पे। उस तरह से फेरस होता है, ये 2 पे काम करता है 10,400, लेकिन जब ये 3 पर आता है तो वैल्यू होती है इसकी करीब करीब 13,700। और इस तरह से कोबाल्ट होता है, 2 पे काम करता है 9300 पे, और 3 पर आता है तो 18,600 पे। तो कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन, आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने के साथ साथ स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। ऑन इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, द वैल्यू ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी इंक्रीज, ठीक है। और आप चाहे तो इस डाटा को लिख सकते हैं, क्लियर। अब थर्ड पॉइंट पे लिखिए टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी कि ट्रांजिशन सीरीज।
टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल यानी कि ट्रांजिशन सीरीज। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है, कह रहा है कि जो भी हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, वो जैसे आपको पता है कि साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो मेंबर होगा वो छोटा छोटा मेंबर होगा, सेकंड क्या होगा उससे बड़ा, और थर्ड क्या होगा सबसे बड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में, जैसे स्थिति में हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिशन सीरीज का संख्या बढ़ता है, वैसे वैसे अगर ट्रांजिशन सीरीज बढ़ता है वैसे वैसे उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू भी क्या करती है, बढ़ती जाती है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए 3D 4D 3D 4D 5D में कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ट्रांजिशन सीरीज बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि मेटल क्या होगा, बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो उसके पास बाइंडिंग करने की कैपेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो ज्यादा एरिया कवर करेगा। ऐसी स्थिति में ज्यादा एलिमेंट्स उसके साथ अटैच्ड होंगे, उसकी स्थिति क्या होगा, उसके स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो एक काम करो, इसमें लिख लो, लिखो द एक्सटेंट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर सिमिलर कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल इन द सिमिलर ऑक्सीडेशन state increase by about 30 to 50% is going from D series to 4 series, D 3D series to 4D series. The increase almost of about 30 to 50% on going from 4D series to 5D series. मतलब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सबसे कम 3D से करीब 30 से 50% 4D का, और 4D से 50 में कितना 30 to 50% इंक्रीज करता है। ठीक है, नीचे लिखो, दिस इज बिकॉज 4D ऑर्बिटल बीइंग बिगर एक्सटेंड मोर, 4D ऑर्बिटल्स बीइंग बिगर एक्सटेंड more into space in comparison to 3D orbitals. As a result, the 4D orbital can increase, 4D orbital can interact more strongly with ligands, resulting in greater crystal field splitting on similar concentration 5D orbital of the metal ion produce greater crystal field splitting energy than 4D orbital. तो क्या कहा कि जैसे जैसे क्या होगा, उसकी साइज बढ़ेगा तो अधिक से अधिक मात्रा में लिगेंड्स को कांटेक्ट करेगा। इस स्थिति में उसके स्प्लिटिंग एनर्जी की क्या होगी, वैल्यू ज्यादा होगी। एग्जांपल में ले लें CONH3 का होल 6 3+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है आपका 3D6, इसके स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू होती है 23,000। ठीक है, उसी तरह से RHNH3 का होल 6 3+, 4D6, ये 3D है 4D 34,000, और इरिडियम NH3 का होल 6 3+, 5D6 ये होता है 41,000। तो जैसे जैसे सीरीज बढ़ता है वैसे वैसे स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, अब लिखिए ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। चौथा पॉइंट में ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। हाँ, लिखिए द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज मच लोअर वैल्यू for octahedral complex due to a smaller metal ligands interactions. The value of splitting energy for tetrahedral complex
for tetrahedral complex, in general, in a small compared to the pairing energy, the tetrahedral complex are therefore high spin complex. इस चीज को हम पहले से पढ़ा चुके हैं. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमने पहले कहा था कि डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है 4/9 डेल नॉट. यही तो वजह होता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसमें लिगेंड्स कम पाए जाते हैं. लिगेंड्स कम होगा तो बैंडिंग कम होगा, अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा होगी. तो इस स्थिति में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है. ये पहले से हम बता चुके हैं आपको. ठीक है. अब इसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग के बाद हेडिंग डालिए कलर ऑफ ट्रांजिशन सीरीज या कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स. कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आप उसमें पढ़ेंगे जब हम आपको चौथा, जब आप या आप इसी का जब आप सेकेंड ईयर का पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वहां पर आपको सिखाया जा करते हैं कि अगर कोई एलिमेंट है, अगर उसे किसी एक पार्टिकुलर किसी मीडियम में रखोगे तो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पर उसका कलर जो होता है हमेशा सेम होता है. ठीक. और जो ये स्प्लिटिंग जो शो करते हैं वह हमेशा किसके द्वारा होता है, E इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा. पढ़े है ना हमेशा जो EG और T2G के बीच में ये जो आपका EG और T2G होता है, इसके बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी होता है इसको बोलते हैं हम लोग फॉरबिडन एनर्जी. फॉरबिडन एनर्जी होता है SC अपॉन लैम्डा के बराबर, या इसी को बोलते हैं हम लोग E इक्वल टू H म्यू या HC अपॉन लैम्डा. ठीक है. H फॉर प्लैंक कांस्टेंट, म्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, लैम्डा आपको पता ही है वेवलेंथ. ठीक है. तो यहां से अगर आप जो कॉम्प्लेक्स निकालते हैं वह हर कॉम्प्लेक्स की वैल्यू अलग अलग होती है. जैसे में अगर मान लीजिए एक एग्जांपल दे TiH2O का होल 6 3+. ठीक है. मान लीजिए कि हमारे पास एक डाटा आपको दिया गया. ठीक है. और इस डाटा पे सपोज करिए कि हमारे पास एक वेलोसिटी आपको दिया जाए और कहा जाए कि यहां पे इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो लैम्डा की वैल्यू है वो करीब करीब आपका 5000 एंगस्ट्रॉन है. ठीक. कितना है 5000 एंगस्ट्रॉन है. अब जो 5000 एंगस्ट्रॉन आपको दे दिया गया जो विजुअल कलर के लिए है, अब बताओ उसका फॉरबिडन एनर्जी की वैल्यू कितना होगा. आसानी से कैलकुलेट कर. हाँ, फॉरबिडन एनर्जी यहां पर जो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आता है तो हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि E इक्वल टू n फॉर एवोगाड्रो नंबर, n h म्यू, तो E इक्वल टू n HC अपॉन लैम्डा. ये फाइनल निकलता है क्योंकि यहां पर हमें कितने मॉलिक्यूल्स है वो भी तो देखना रहता है. तो यहां से हम लोग अगर वैल्यू निकालना होगा तो E इक्वल टू क्या NSC अपॉन लैम्डा. E n की वैल्यू क्या होता है एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर -23. ठीक है. प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6 इंटू कितना 6 इंटू 626 इंटू 10 टू द पावर -34. ठीक है. और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर -8 की +8 मीटर पर सेकेंड. और अपॉन में लैम्डा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉन है. अब इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 टू द पावर -10. अब यहां से क्या करोगे E की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना. कैलकुलेट करोगे जो भी डाटा आएगा वो आएगा किलो जूल पर मोल में. तो ये फॉरबिडन एनर्जी का कंसेप्ट होता है. ठीक है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है. आपको बताएं कि ये जो होता है बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आता है. अब जो ये एंगस्ट्रॉन निकला हमको, ये 500 एंगस्ट्रॉन या 5000 एंगस्ट्रॉन हमको मिला, अब क्या बताएगा कि इसका ये कलर क्या होगा. ठीक है. अब ये जो विजुअल लाइट हमको मिला ये इसका एक पार्टिकुलर कलर देखेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसे लेकर आएंगे स्पेक्ट्रम लाइन में. ठीक है. अब फिर देखेंगे कि 5000 के करीब में एंगस्ट्रॉन में किसका कलर होता है. अगर मान लो कि कोई लिगेंड्स है या कोई मेटल है तो जो विजुअल रेंज का रेंज होता है जो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में या 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच में जो रेंज होता है, फिर हम देखेंगे कि जो 5000 का रेंज है वो किस कलर के लिए आता है. तो 5000 का जो रेंज होता है वो करीब करीब पर्पल कलर के लिए आता है. तो फिर इसका कलर कैसा हो गया पर्पल कलर.
ठीक है, इस तरह से हम कलर जो होते हैं, अब ये कलर चूंकि आप अपने यहां तो कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको हमेशा लैब की जरूरत पड़ती है, और ये सॉरी लैब की कहानी है, इसीलिए आपको थोड़ा सा समझने में मतलब कि कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत होगा, तो इसलिए आप इसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि ये कहानी किस तरह से इसका होता है। तो आप एक काम करिए, इसमें 2-3 पॉइंट लिख भी लीजिए। लिखिए, द कलर ऑफ द कलर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ आर ग्रीन एंड येलो लाइट which is absorbed from white light, while blue and red proportion are emitted. The solution of complex TiH2O का whole 6 look a purple color. हो गया। अब इसके बाद लिखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दिया जाए CuSO4, एक हेडिंग डालिए, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट के अगर CuSO4.5H2O, ये क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, और जब ये क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स होता है, यहां पे कॉपर किस स्टेट में पाया जाएगा, +2 में पाया जाता है। CuSO4.5H2O 2+2 स्टेज में होता है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, D9 होती है। ठीक है, तो जब D9 होगा तो हमारे पास जो ये आपका है Eg और ये आपका T2G, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का। ठीक, अब देखो, कहते हैं कि जैसे ही हमारे पास ये लिगेंड्स मिलता है और जैसे ही ये सनलाइट से पास कराते हैं, जब इसको लिगेंड्स क्या करते हैं हम लोग, पास कराते हैं, और जैसे ही इसको हम लोग लाइट इससे पास कराते हैं, इसमें जो होता है एक जबरदस्त हलचल आता है, और ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो होता है वह स्प्लिट करता है, और यहां से स्प्लिट करके इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाता है। समझना कहानी, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होता है, और सॉलिड स्टेट में जैसे यहां पर लाइट आता है, और लाइट आने के बाद जैसे ही इसमें आता है तो क्या करता है, यहां से ये H2O पार्टिकल्स मेल्ट होना शुरू करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ बाइंडिंग था वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से कूदकर यहां चला आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां से कूदकर यहां आ जाता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आता है, जो पहले कलर ब्लू कलर का था वो कलर क्या करता है, चेंज हो जाता है, और तुरंत क्या होता है, वो व्हाइट कलर में आ जाता है। अरे आपको इस चीज को आप कर सकते हो, हम बताते हैं कैसे। आपके घर में वो होगा ना CaSO4.2H2O, या आपके घर में क्या कहते हैं, सरफ होता है ना, आप सरफ यूज करना। सरफ देखोगे तो जनरली जो होता है वो ब्लू कलर में या लाइट कलर में आता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है ये। ठीक है, और जब ये क्रिस्टल फॉर्म में हमारे पास होता है, अब जब उस क्रिस्टल फॉर्म में हमारे पास जो मिलता है सरफ को जब आप पानी में घोलते हो तो पहले तो ब्लू कलर का होता है, या आप देखे होंगे कई ब्लू कलर, कोई रेड कलर, येलो कलर, अलग अलग कलर का लाइट कलर में होता है, लेकिन जैसे उसको घोलते हो तो पूरा कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट, आप उसको घर पे करके देखना, सरफ को घोलने के बाद उसका घोल तैयार करना, सरफ को पहले कलर देखना और उसके घोलने के बाद उसका कलर बताना, देखना दोनों में विशेष चेंजिंग आती है। यही इफेक्ट होता है उसमें, कि जैसे इसमें लाइट पास करता है, सनलाइट पास करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से कूद के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, और जैसे ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में इसकी एनर्जी में क्या होती है, इसके एनर्जी चेंज होती है, जिसके चलते ये कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये कलर चेंज होता है तो शुरू में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो विजुअल लाइट जब इसके अंदर एंट्री करता है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन कूद के ऊपर चला जाता है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है तो ऐसी स्थिति में व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसके चलते क्या करती है, ये हमेशा कलर अपना चेंज करता है। तो जो अब देखो,
तो अगर मान लीजिए अगर ये CuSO4 जनरली अगर ये व्हाइट कलर का दिखाई देता, मान लीजिए कि अगर व्हाइट कलर का दिखाई देता है, तो जब जैसे ही इसका एब्जॉर्ब करेगा तो ऐसी स्थिति में इसका वेवलेंथ क्या करेगा, घटेगा। कुछ तो मिल गया इसको। व्हाइट का मतलब क्या हुआ, सारे रिपेल कर दिया, सारा रिपेल कर दिया। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो इस स्थिति में इसको वेवलेंथ, कुछ ना कुछ वेवलेंथ मिलेगा, और जो वेवलेंथ मिलेगा वो कलर क्या करेगा, यहां बैंड पर एब्जॉर्ब करेगा। इसी को तो हम लोग कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, कि जो जब सॉल्यूशन से लाइट पास कराते हैं तो यहां पर प्रिज्म से होकर जाने के बाद जो कलर का बैंड हमें मिलता है वो हमको कलर शो करता है। तो जनरली CuSO4 नॉर्मली कौन सा कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। जैसे ही इससे हम सॉल्यूशन से लाइट पास कराते हैं, पास कराने के बाद क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके इस ऑर्बिटल में आ जाता है, जिसके चलते ये कलर क्या करता है, अब कोई कलर अपीयर होने लगता है। मतलब ऐसी स्थिति में स्पेक्ट्रम पर कोई ना कोई लाइट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। और जब कोई लाइट एब्जॉर्ब होगा तो जब स्पेक्ट्रम पर बैंड बनेगा, और जो बैंड जिस कलर का बैंड बनता है उसी को हम लोग कहते हैं वो पार्टिकल का कलर। इमिशन स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट यही ना होता है कि जब कोई लाइट्स किसी सॉल्यूशन से होकर निकलता है तो निकलने के बाद स्पेक्ट्रम पर क्या करता है, एक लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है और बाकी को क्या करता है, वह रिपेल कर देता है। जो एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो डार्क बैंड का फॉर्मेशन होता है, वह डार्क बैंड उस सॉल्यूशन का कलर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम चैप्टर पढ़ना है आपको, बार बार हम याद दिला रहे हैं कि सारे चैप्टर दूसरे से कंपेयर वाले में। ठीक, तो यहां पे क्या होगा कि जनरली जो CuSO4 व्हाइट कलर का होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होकर यहां पे जाएगा इसको एक वेवलेंथ मिलेगा और इसीलिए इसका कलर चेंज होकर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। तो एक काम करिए, लिखिए इसमें, when visible light fall on the solid CuSO4.5H2O or its solution, one of the electron in T2G is excited to Eg orbital, observing red region of white light. It transmitted the blue color and hence it's look like a blue color. हो गया। सेकंड पॉइंट पे लिखिए, क्यूप्रस कंपाउंड लाइक CuSO4 या CuCl2, CuSO4, Cu2SO4 या Cu2Cl2 having D10 configuration, all the d orbitals are completely filled, so there is no any possibility to excitation of electrons. So the cuprous salt are not hydrated, hence no any ligands will be split the d orbital. There is no vacant orbital, thus no absorption of visible light. Therefore cuprous compound are colorless. कहने का मतलब क्या है कि जब CuCl2 होगा तो यहां पर कॉपर प्लस पर काम करेगा, और जब कॉपर प्लस पे काम करेगा तो ऐसी स्थिति के जो कॉन्फिगरेशन होगा वो क्या होगा, D10 होगा। और जब D10 होगा तो ऐसी स्थिति में इसके जो भी ऑर्बिटल होंगे, अगर मान लीजिए आप Eg और T2G को लेकर चलोगे तो इसका क्या होगा, पूरा भरा रहेगा। और जब पूरा भरा रहेगा तो क्यों आप आयल मुझे मारने वाला सिस्टम करेगा, जब पूरा भरे रहेगा तो कोई लाइट का स्पेक्ट्रम कुछ भी जाए इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर जंप भी करना होता कहां जंप करता भाई, इसमें तो एक वैकेंट था तो इसमें से कूद के इसमें गया, यहां पे कहां जंप करेगा। जब जंपे नहीं करेगा तो कोई भी लाइट की इमिशन की कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा तो कोई भी कलर जाए, कोई भी कलर आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारे लाइट को क्या करेगा, वो रिपेल करता जाएगा, जो भी आएंगे सबको रिपेल करेगा, कुछ होते नहीं है। इसलिए कौन सा कलर होता है, ये जनरली कलरलेस होता है। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है तो वहां पर भी क्या होता है, जनरली वह जब आपके पास एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता सिर्फ CuSO4 होता,
तो यहां पर H2O तो मॉलिक्यूल्स था, तो उतना वाटर मॉलिक्यूल्स गया तो ये ब्रेक हुआ। लेकिन जब एनहाइड्रस SuSO4 होगा, जब पानी होगा ही नहीं इसमें, तो ऐसी स्थिति में जब इलेक्ट्रॉन पास कराते हैं तो इस पर भी कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है। मतलब कि जो पहले व्हाइट कलर का था वो व्हाइट कलर का ही रहेगा, क्योंकि वाटर होने के चलते इस पर इफेक्ट पड़ा। अगर वाटर नहीं रहेगा तो क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आपको भी पता है कि लास्ट में जब हमारे पास D9 का कंसेप्ट होता है, माने कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, वैकेंट ऑर्बिटल की संख्या 1 होती है। शुरू में पढ़ाए थे, सेकंड ईयर आप पढ़ेंगे डी ब्लॉक, तो वहां पर सिखाया गया कि जहां पर डी की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या 1 होती है, वो हमेशा कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, क्योंकि एनहाइड H2O है नहीं, और H2O जब मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो जब इससे आप लाइट पास कराओगे तो इसका इलेक्ट्रॉन कभी भी जंप करके उसमें नहीं जाएगा। और जब जंप करके नहीं जाएगा तो इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कैसा होगा, ये व्हाइट कलर का ही होगा। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट CuSO4 इज ऑल्सो व्हाइट due to no splitting of d orbitals, and no possibility to excitation of electron and no absorption of energy। ठीक है, तो ये हो गई पूरी कहानी। अब हेडिंग डालो, लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फटाफट लिख लो इसको, समाप्त किया जाए आज की क्लास। लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, पहला लिखो, इट डज नॉट टेक इनटू अमाउंट ऑफ पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ मेटल लिगेंड्स बॉन्ड, दूसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, एग्जाम्पल लिख लो, इट इज गिव्स नो एक्सपेक्टेशन या नो एक्सप्लेनेशन टू व्हाई द न्यूट्रल वाटर appear in stronger ligands in electrochemical spectrum series, then negatively charged of OH minus ion। तीसरा पॉइंट, it does not consider the multiple bonding यानी pi bond between the metal ion and ligands, therefore it does not explain the formation of pi bonding complexes। चौथा लिखिए, it consider only d orbital of metal ion, does not consider all the other metal orbital such as s, px, py, pz orbital and ligands pi orbitals। तो ये इसके 4 ऑर्बिटल है। इन्होंने पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। दूसरा, उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि हमारे पास जो भी रिलेटिव स्ट्रेंथ होते हैं वो क्यों जो होते हैं ज्यादा और क्यों इसके कम होते हैं। अगर जैसे में H2O जो होता है न्यूट्रल लिगेंड्स होता है OH माइनस आयन के तुलना में, पर H2O जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है और OH होता है वीक लिगेंड्स होता है। क्यों भाई, जबकि नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद इन्होंने किसी भी डी को केवल चर्चा किया, sp को छोड़ दिया। ठीक है, तो उसके बाद और एक लास्ट पॉइंट में क्या था कि इन्होंने पाई बॉन्डिंग के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई। आप लिखिए डिफरेंस बिटवीन या कंपैरेटिवली स्टडी बिटवीन BVT एंड CFT, या उसमें एक और पॉइंट लिख लीजिए 5, उसमें क्या कहते हैं लिमिटेशन में एक और पॉइंट लिखिए, इट डज नॉट एक्सप्लेन द चार्ज ट्रांसफर बैंड्स। ठीक है, अब लिखिए कंपैरिजन बिटवीन BVT एंड CFT। एक तरफ लिखिए CFT, एक तरफ लिखिए BVT। फटाफट पहला पॉइंट लिखिए CFT में, द बॉन्ड बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड्स इज टेक प्लेस प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक।
द बॉन्ड बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड्स टेक प्लेस प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, उस तरफ लिखिए द बॉन्ड बिटवीन आयन एंड द लिगेंड्स इज टेक प्योरली कोवेलेंट। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट हेल्प्स द कैलकुलेट द स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसमें लिखिए द कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डज नॉट एग्जिस्ट हियर। तीसरा लिखिए इट टेक्स इनटू अकाउंट द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल मेटल। रिपीटर में लिखिए, थोड़ा हम फास्ट बोल रहे हैं, आप उसको पॉज कर करके लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखिए इट डज नॉट टेक इनटू अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल मेटल। चौथा लिखिए इट एक्सप्लेन द satisfactory of color of complex। It explain the satisfactory in the color of complexes। इसमें लिखिए it does not explain the color of complexes। पांचवा पॉइंट लिखिए इट डज नॉट कंसिडर द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इट डज नॉट कंसिडर द कॉम्प्लेक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लिखिए इट कंसिडर द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल। इट कंसिडर द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन before the complex formation। छठा पॉइंट लिखिए इट एक्सप्लेन द फील्ड ऑफ distortion in regular geometry of molecules like as tetragonal geometry। इसमें लिखिए इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द distortion in regular geometry of molecules। अब इसमें लिखिए सातवां पॉइंट इट प्रिडिकेट्स theoretically the magnetic properties of complexes and predicate the variation in magnetic moment with temperature for complexes where del value is close to pairing energy। इसमें लिखिए इट डज नॉट एक्सप्लेन theoretical the number of unpaired electrons। it is unable to predicate the effect of temperature on magnetic properties। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये पूरे चैप्टर जो है वो खत्म हो गए।
बीबीटी के सीएफटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर आपको बहुत काम आएगा चैप्टर नंबर 4 पढ़ने में, जहां हम लोग इसके बारे में सीखेंगे, क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। वहां आपको ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के रूप में काम करेगा, और ये खासकर इसकी पूरी प्रॉपर्टी आप लोग बड़े अच्छे तरीके से वहां पे स्टडी करेंगे। वहां बेयर्स रूल भी पढ़ेंगे, वो सारा फंक्शन जहां पर जितना स्प्लिटिंग है वहां पर हम पढ़ाएंगे कि वहां जो एफ ऑर्बिटल होता है, यहां पे तो हम डी तक ही ब्रेक किए, लेकिन वहां पर हम एफ को भी ब्रेक करेंगे, जी को भी ब्रेक करेंगे। तो वहां पर बहुत बेसिक कंसेप्ट के साथ हम लोग सीखेंगे और एक नई अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो आज उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कुछ चीजें बीच में हम फास्ट पढ़ाए क्योंकि वो चीजें आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि चैप्टर कवर करना है, टॉपिक कवर करना है, कोई टॉपिक छूटे ना, ठीक है। तो आज इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप फीडबैक में नीचे आप उसको नीचे लिख दीजिएगा। आपको उस चैप्टर का, उस टॉपिक को हम एक पार्टिकुलर छोटा सा 5, 7, 10 मिनट की वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, इतना ही। थैंक यू सो मच।